टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग क्या हाँ, कोई बोला ही नहीं कि बंद है। मैं तब से सब कुछ कर ली। मैं सोच रही कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। नहीं उनको तो आप अभी दिख ही दिखे नहीं रहे, आप दिख ही नहीं रहे। आपकी आवाज नहीं आई तो हमको लगा कि शुरू नहीं किया। आंटी अपने साथ की आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात है? जब होठ हिल रहा है तो ना वो तो दिखाई दे जाता है, इसमें म्यूट है बोल करके मेरे नाम के आगे दिख जाता होगा। नहीं आप दिखे ही नहीं हम लोग को। आप दिखे ही नहीं, आप दिख ही नहीं रहे थे। अच्छा, आपकी इमेज भी नहीं दिख रही थी। दिख ही नहीं रहे थे आप। या तो आपका वीडियो भी ऑफ अभी भी था। नहीं है, अभी भी नहीं है। नहीं वीडियो तो ऑन था मेरा, वो आवाज बंद थी। वीडियो तो दिख on रहे था। थे, दिख रहे थे आप लेटा भाई। अभी भी नहीं है, दिख रहे थे। नहीं दिख हाँ, रहे दिख हैं। रहे थे। हमें नहीं दिख रहे थे। दीदी तो दिख रही थी, आवाज नहीं आ रही। हमें नहीं मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसमें, मोबाइल में कुछ हो गया, आवाज नहीं आ रही। चलिए, होमवर्क दिया गया था जेठी भाई साहब, आप सुनाएंगे क्या? प्रणाम दीदी, सुना देता हूँ। द्विरूप वर्ग धारा में दो का वर्ग 4 से शुरू होकर आगे आगे वर्ग वर्ग करते हुए जो संख्या आती है वो द्विरूप वर्ग धारा में आती है। पहला स्थान होगा 2 का वर्ग 4, फिर 16, फिर 256, फिर 256 के बाद उसका वर्ग आएगा पनट्टी, पनट्टी का वर्ग आएगा बादाल, बादाल का वर्ग आएगा इकट्ठी, फिर इकट्ठी के बाद संख्या स्थान जाने पर जघन्य परिसंख्यात का वर्ग शलाका आएगी, फिर संख्या स्थान जाने पर जघन्य परिसंख्यात के छेद आएंगे, और फिर संख्या जाने पर जघन्य परिसंख्यात का वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान जाने पर जघन्य परिसंख्यात आएगी, जो कि असंख्यात का पहला स्थान होगा। उसके बाद संख्या स्थान मतलब जघन्य परिसंख्यात के छेद के बराबर स्थान जाने पर जघन्य युक्ता संख्यात आएगा। जघन्य युक्ता संख्यात पर एक बार एक स्थान आगे जाने के बाद में जघन्य असंख्याता संख्यात आएगा। युक्ता संख्या तावली के बराबर है और असंख्याता संख्या पुत्रावली के बराबर है। फिर असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले का वर्ग शलाका आएगी, फिर संख्या स्थान जाने पर पल्ले का छेद असंख्यात पल्ले का छेद आएगा, फिर असंख्यात जाने के बाद पल्ले का वर्गमूल आएगा, फिर एक स्थान जाने पर पल्ले आएगा, फिर पल्ले के असंख्यात स्थान जाने पर मतलब पल्ले के जितने छेद है उतने
स्थान जाने पर पल्ले के वर्ग शलाका वर्गशलाका के स्थान जाने पर जगन्य जगत श्रेणी का घनमूल आ जाएगा। नहीं अच्छा, मैं चलिए, बोलूं? हाँ बोलिए। ये सूचांगुल और प्रतरांगुल दो रह गए। नहीं, इसीलिए तो हम टोके नहीं में कि अब दूसरे लोग बोलेंगे तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, इसलिए नहीं। सूचांगुल रह गया, सूचांगुल प्रतरांगुल रह गया। चलिए सुनाइए सरिता जी, वहाँ क्या अहमदाबाद, सुनाइए। आपका नाम तो नहीं था लेकिन अच्छा आपने याद कर दिया था, सुनाइए। द्विरूपक धारा के स्थान जो है 4, 4, 16, 256, पर्णठी का 65, बादाल का 42 और इकट्ठी का 18। फिर इकट्ठी को हम आपने ये जो बोला पन्नठी का 65, पन्नठी का 65 नहीं है, वो तो 65 से वो संख्या शुरू होती है। हाँ, मतलब उसका जो वो है ना वो बता। तो ऐसे मतलब जो नए लोग हैं ना वो क्या समझेंगे, पन्नठी 65 मतलब 65 ही केवल पन्नठी होता है ना, तो इसलिए हम इकट्ठी को मल्टीप्लाई करते हुए असंख्यात स्थान तक जाएंगे। इकट्ठी को मल्टीप्लाई करते हुए का क्या मतलब हुआ? मतलब इकट्ठी से ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए संख्यात स्थान तक जाएंगे। तो अयो सही है क्या इनका बोलना? गलत हो गया, गलत हो गया। सही क्या होगा? वर्ग करते जाना है। वर्ग हाँ, मतलब इकट्ठी का तो वर्ग ही हुआ ना वो। नहीं, आपने कहा इकट्ठी को इकट्ठी से, फिर इकट्ठी से नहीं, इकट्ठी को मान लीजिए, हम इकट्ठी को मान लेते हैं 6, तो इकट्ठी को इकट्ठी से गुना किए तो 6 को 6 से गुना किए 36। अब 36 को 36 से गुना करना है। 36 से गुना, हाँ मेरा मतलब है ना, इसलिए वर्ग इकट्ठी का वर्ग, फिर जो आया फिर उसका वर्ग, इकट्ठी का वर्ग, फिर इकट्ठी का वर्ग, ऐसे करते हुए संख्यात स्थान जाएंगे। इकट्ठी मत बोलो ना, इकट्ठी मत बोलो, वर्ग बोलो। अच्छा, वर्ग करते करते संख्यात स्थान जाएंगे। संख्यात स्थान जाने पर हमें जघन्य परित असंख्यात की वर्गशलाका मिलेगी। फिर वहां से संख्यात स्थान जाने पर हमें जघन्य परित असंख्यात के अर्ध छेद प्राप्त होंगे। फिर वहां से संख्यात स्थान जाने पर हमें जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल प्राप्त होगा। फिर वहां से एक स्थान जाने पे हमें जघन्य परित असंख्यात प्राप्त होगा। फिर वहां से हम संख्यात स्थान जाएंगे तो हमें संख्यात जघन्य परित असंख्यात के हम अर्ध छेद तक जाएंगे तो हमें जघन्य युक्त असंख्यात प्राप्त होगा। फिर हम वहां से आगे हम वहां से एक स्थान जाएंगे तो हमें जघन्य असंख्यात प्राप्त होगा, जो प्रतावली कहलाते हैं और ये आवली कहलाती है। युक्त परित जघन्य असंख्यात जो है वो आवली कहलाती है। फिर वहां से असंख्यात से हम ये असंख्यात स्थान जाएंगे तो हमें पल्ले की वर्गशलाका प्राप्त होगी। फिर वहां से असंख्यात स्थान जाएंगे, हमें पल्ले के अर्ध छेद प्राप्त होंगे। फिर वहां से हम असंख्यात स्थान जाएंगे तो हमें पल्ले का वर्गमूल प्राप्त होगा। फिर वहां से एक स्थान जाएंगे तो हमें पल्ले प्राप्त होगा। फिर वहां से हम असंख्यात स्थान जाएंगे तो हमें सूचियां ये क्या असंख्यात स्थान जाने पर हमें पल्ले प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में असंख्यात स्थान जाने पर ये जघन्य पर मतलब उसके पल्ले की शलाका तक हम जाएंगे तो हमें सूचियांगुल प्राप्त होगा। फिर वहां से एक स्थान जाएंगे हमें प्रतरांगुल प्राप्त होगा। फिर हम असंख्यात स्थान जाएंगे तो जगत श्रेणी का रूट क्यूब प्राप्त होगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों को, जघन युक्त असंख्यात कैसे प्राप्त होता है? विरलन देश। किसका विरलन किसका दे?
किसका, उसी का विरलन उसी का दे। हाँ? जगन जगन ये परिचय। विरलन दे मतलब विरलन और दे एक ही होगा ना, तो हाँ, जगत विरलन दे, हाँ, विरलन जगत दो राशि परित एक ही है। असंख्यात का विरलन और जगत परित असंख्यात का ही दे। बहुत अच्छा। आप लोग को हैरत लग रहा होगा ये इतने अच्छे से जवाब कैसे बोलेंगे। वापस करिए ना, क्या क्वेश्चन किया अभी आपने? हाँ, ये इसलिए इतना बढ़िया से जवाब दे पा रही हैं। आज इनसे बात हुई, बोला आपने कहा था कि मेरा समय मुझे ही दीजिएगा, तो हम खूब सुने आपके पीछे से 14 धारा अलौकिक गणित कि हम तो इसको समझ के ही रहेंगे। और देखिए कितना अच्छा से सारा चीज बोल रही हैं, आंसर दे रही हैं, बहुत अच्छा। बोला आपने कहा था, मुझे चलिए भाई इतनी आज्ञा का पालन करेंगे तब तो बल्ले बल्ले है। अब मैं करूँ कोशिश। हाँ, एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, आपको भी बोलना दीदी जिनका आपने इसका अभी क्या क्वेश्चन पूछा था पहले इनसे? हाँ, हमने क्या पूछा था? हाँ, हमने आपने क्या पूछा था सरिता जी? जगन युक्त असंख्यात कैसे प्राप्त? जगन देह धारा। जघन्य युक्त असंख्यात कैसे आता है? तो इन्होंने कहा था विरलन देह राशि से आता है। तो विरलन देह राशि तो किस राशि का विरलन देह? तो इन्होंने फिर उत्तर दिया उसी राशि का। उसी राशि किसका? तो फिर इन्होंने उत्तर दिया जघन परित असंख्यात पर पावर जघन परित असंख्यात। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बताइए, इकट्ठी के बाद में संख्यात स्थान जाने पर ये संख्या कौन सी है? जघन्य है कि उत्कृष्ट? सबको बंद कर लीजिए ना, इसका ही तो अपने आप से बंद करिए। किसी का किसी का खुला है। जो आंसर देंगे वो बोलेंगे। संख्यात स्थान जाने पर जघन परित संख्यात की वर्ग शलाका। मेरा ये पूछना है, यहाँ पर संख्यात स्थान कौन से हैं? सबसे नीचे वाले हैं कि सब उत्कृष्ट वाले हैं कि जघन्य वाले हैं? कौन से हैं? कितने स्थान, कौन से स्थान है? मध्यम वाले स्थान है, मध्यम वाले स्थान। तो ये मध्यम वाले हो गए। फिर इसके बाद आचार्य कह रहे हैं संख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित संख्यात के छेद। तो यहाँ पर प्रश्न है, पहले वाला संख्यात स्थान ज्यादा होगा कि दूसरा वाला संख्यात स्थान ज्यादा होगा? मध्यम ही है। नहीं, मध्यम तो है। मध्यम सारे भेद मध्यम ही है। जघन्य और उत्कृष्ट तो एक एक भेद है। मध्यम में भी इस पहले वाला संख्यात छोटा होगा कि बाद वाला संख्यात छोटा होगा? पहले वाला संख्या छोटा होगा, क्योंकि बाद में जगत परित प्राप्त होगा ना। हाँ, जितनी बार वर्ग कर रहे हैं उतनी उसकी संख्या तो बहुत ही कम है। जैसे हम लोग इकट्ठी इसको देख रहे हैं 4 से 16 जो आया, तो वर्ग कितनी बार किया? एक ही किया, लेकिन उसका 16 का अर्धछेद कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। समझ रहे ना? वर्ग शलाका किसको कहते हैं? जितनी बार वर्ग करते हैं उसको कहते हैं वर्ग शलाका। तो 4 का हमने एक बार वर्ग किया, 16 आ गया, तो वर्ग 16 की वर्ग शलाका क्या हुई? 1, परंतु उसके अर्धछेद कितने हो गए? 4। तो इस तरह से पहले वाले संख्यात से दूसरे वाला संख्यात बहुत बड़ा है, क्योंकि मध्यम संख्यात के संख्यात भेद है, तो इसमें वो बहुत बड़ा है। ये चीज बताना चाह रहे थे। फिर यहाँ पर जघन युक्त संख्यात, जघन युक्त संख्यात अभी सरिता जी ने बताया कि जघन परिता संख्यात को पावर जघन परिता संख्यात होने से होता है जघन युक्त संख्यात। तो जघन युक्त असंख्यात मतलब जघन युक्त असंख्यात, युक्त संख्यात होते हैं। जघन युक्त असंख्यात में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा कि जघन्य असंख्यात संख्यात में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा? प्रश्न नहीं समझा। जघन्य असंख्यात संख्यात में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। मैं फिर से सुनिएगा, जघन युक्त संख्यात कैसे आ रहा है? जघन्य परिता संख्यात पर पावर जघन्य परिता संख्यात। इसका मतलब क्या हुआ? जघन्य परिता संख्यात को जघन्य परिता संख्यात पर पावर जघन्य परिता संख्यात, इससे हम क्या समझते हैं? जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात बार गुणा करना। बाहर लिख बार। करके, तो यानी जघन्य परिता संख्यात बार लिख करके गुणा करना है ना। हाँ, समझिएगा जो हम पूछना चाह रहे हैं। केवल हम ये सारी चीजें आप लोग
हम असंख्यात वगैरह अपन कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन चीज क्या है ये तो हम समझे ना कि भाई संख्या में कौन सी बड़ी है क्या है, इतनी भावभाषणा तो करें हम लोग। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जघन परितः संख्यात को जघन्य परितः संख्यात बार लिख करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जघन परितः संख्यात बार लिखना कितना कठिन है आप लोग समझे। दूसरे वाले में क्या कार्य है, जघन युक्ता संख्यात गुना जघन युक्ता संख्यात। संख्या वो बहुत बड़ी है, प्रतरावली क्या हो जाता है, प्रतरावली में क्या बताया गया था, असंख्यात वर्ष हो जाते हैं, इतनी बड़ी है प्रतरावली। तो वैसे समय के हिसाब से वो बड़ी है, क्योंकि उसका क्या हो रहा, वर्ग हो रहा आवली का। लेकिन कार्य किसमें ज्यादा हो रहा, आवली में, क्योंकि जघन्य परितः संख्यात को हमको जघन्य परितः संख्यात बार लिख करके गुना करना पड़ा। एक बार गुना किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, 100 बार किए, 200 बार किए, संख्य बार किए, महासंख्य बार किए, जग संख्यात उत्कृष्ट संख्यात बार किए, फिर जघन्य परितः संख्यात बार किए, फिर मध्यम परितः संख्यात बार किए, फिर उत्कृष्ट परितः संख्यात बार किए, फिर जाकर के जघन युक्ता संख्यात आएगा। तो वहां तक हम उसको एक एक बार लिख करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना कार्य करना पड़ा। जबकि जघन असंख्याता संख्यात में तो क्या है, मान लीजिए जघन असंख्याता संख्यात 5 करोड़ है, 5 करोड़ गुना 5 करोड़ हो गया, काम हो गया। तो कार्य इसमें कम हो रहा है, परंतु संख्या बहुत बड़ी है आवली से। मैं तो समझ पकड़ाना चाह रही हूँ, समझ पा रहे हैं कि नहीं। कार्य इसमें बहुत कम है, एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ऊपर वाले में बहुत बार करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रतरावली से आवली बहुत छोटी, प्रतरावली बहुत बड़ी है, असंख्यातों वर्ष हो जाता है उसमें। हम एक चीज ये आप लोगों को आज बताना चाह रहे थे। अब चलिए सुनाइए मंजू जी, जयपुर। ललिता जी शायद बहुत अच्छे से तो मेरे को नहीं आ रहा है, फिर भी कोशिश करती हूँ। ये द्विरूप वर्ग धारा 2 से प्रारंभ होती है, मतलब 2 की संख्या से, और वर्ग इसका मतलब पहले 2 into 2 4 हुआ। क्यों 2 को ही तो सबसे पहले वर्ग किया अपन ने, 2 into 2 4, सबसे पहला 4 into 1। 4 से शुरू होती है ना, 2 से शुरू। हाँ, 2 रूप 2 के वर्ग से। हाँ यही बोल रहे हैं, 2 के वर्ग से। तो 2 into 2 4 हुआ, फिर 16 आएगा, 4 into 4 16 into 16 256, 256 into 256 पन्नटी, पन्नटी into पन्नटी, बादल 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 into बादल इकट्ठी। फिर उसके बाद अपन संख्यात स्थान जाएंगे, तब फिर आएगा जघन्य परितः संख्यात की वर्गशाला का। मैं तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ, ठीक बोल रही हूँ क्या मैं? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पता नहीं मेरा इसमें थोड़ा कम चलता है। तो वर्गशाला का आई, उसके बाद संख्यात स्थान जाएंगे तो जघन्य परितः संख्यात के छेद आएंगे, फिर उसके संख्यात स्थान आगे जाने पर जघन्य परितः संख्यात का वर्गमूल, फिर एक स्थान जाने पर जघन्य परितः संख्यात आया। यहाँ तक ठीक है क्या, गलत है? ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा तो बोला जघन्य वर्गमूल और एक स्थान जाने पर जघन्य परितः संख्यात आ गया। फिर उसके बाद असंख्यात संख्यात स्थान जाने पर, संख्यात स्थान जाने पर आएगा जघन्य युक्त असंख्यात आ जाएगा। सही है क्या? और जो कि आवली मात्र होता है, जघन्य युक्त असंख्यात। फिर एक स्थान जाने पर जघन्य असंख्यात असंख्यात, जो प्रतरावली हो जाता है। फिर उससे असंख्यात स्थान जाने पर पल्ले की वर्गशाला आएगी, उससे असंख्यात स्थान जाने आगे जाने पर पल्ले के छेद आएंगे, और उससे असंख्यात स्थान आगे जाने पर पल्ले का वर्गमूल, फिर एक स्थान आगे जाने पर पल्ले आ जाएगा। फिर पल्ले से असंख्यात स्थान जाने पर आएगा सूचांगुल, फिर एक स्थान आगे जाने पर प्रत्यांगुल आया, और प्रत्यांगुल से एक असंख्यात स्थान जाने पर जो अपन लास्ट क्या बोल रहे हैं उसका जगत श्रेणी का घन आ जाएगा। हाँ घन। अभी यहाँ पर दीदी इसमें पल्ले की वर्गशलाका से पल्ले बड़ा हुआ ना, इन सब से, इन चारों चीज में पल्ले बड़ा हुआ ना, मतलब पल्ले की वर्गशलाका, पल्ले के छेद, पल्ले के वर्गमूल, फिर पल्ले,
तो पल्ले सबसे बड़ा हुआ ना। हाँ, तो पल्ले बड़े आगे संख्या वर्ग वर्ग होती जा रही है सरिता जी। जो संख्या हो रही है वो बड़ी नहीं, इसको बड़ी मत कहिए, बहुत बड़ी। वर्ग का म्यूट कर लें जिनका खुला है, जिनके यहाँ से आवाज आ रही प्लीज म्यूट कर लें। तो ये तो बहुत बड़ी नहीं कहेंगे इसको, तो बहुत बड़ी हो रही है। कितनी असंख्यात स्थान, यानी असंख्यात बार, जैसे पल्ले की वर्ग शलाका जो है उसको एक बार वर्ग किए, फिर आया, फिर उसी को वर्ग किए। ये नहीं कि एक ही चीज से, जैसे जघन युक्ता संख्यात पर पावर जघन युक्ता संख्यात, उसमें तो क्या करते हैं, जघन युक्ता संख्यात को जघन युक्ता संख्यात बार गुना करते हैं, तो उसी से गुना करते हैं। यहाँ पर तो वर्ग करना, जो संख्या वर्ग होके आ रही है वापस उसी संख्या से वर्ग करना। जैसे 2 दूनी 4 आया, 4 को 4 से वर्ग किए, 16 आया तो 16 को 16 से किए, 256 आया तो 256 को 256 से, यानी उसी संख्या को वर्ग वर्ग करते जाना। और कितनी बार करना, तो असंख्यात, 1-2 बार थोड़ी करना, तब तो वर्ग शलाका आती है, फिर पल के छेद आते हैं, फिर पल्ले का वर्गमूल आता है, फिर पल्ले आता है, फिर पल्ले का वापस। थोड़ा सा आवाज कम करिए ना, नहीं मैं बोल नहीं पा रहा, हमको नहीं पता, आवाज तो आ रही है, आप नहीं सकते, वो तो आप अपने को म्यूट कर रखे हैं, मैं थोड़ी म्यूट कर रखी। पल्ले, फिर पल्ले का दूसरे पल्ले का पहली बार वर्गमूल किए। अब यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न है, याद है कि नहीं, जिन्होंने ऑडियो वीडियो सुना है उनको याद होगा। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है पल्ले आ गया, पल्ले के बाद ही कहते हैं असंख्यात स्थान जाने पर। हम असंख्यात स्थान नहीं जा रहे हैं, पल्ले का पहली बार वर्गमूल हो रहा है, वो जो सॉरी वर्ग हो रहा, पल्ले गुना पल्ले, ये पल्ले गुना पल्ले होकर के जो संख्या आएगी, ये मतलब सागर इससे छोटा होगा। सागर कहाँ आएगा, अभी इसके बाद आएगा, सूच्यांगुल के बाद, पल्ले और सूच्यांगुल के बीच में आएगा, या सूच्यांगुल के बाद आएगा, या सूच्यांगुल के पास आएगा, या पल्ले के पास आएगा। सागर कहाँ आएगा? सागर पल्ले से छोटा होता है, नहीं बड़ा है। सागर पल्ले से बहुत बड़ा होगा। सागर पल्ले से बहुत बड़ा होता है। बहुत पल्ले बड़ा, और बहुत सूच्यांगुल के बड़ा बीच में होगा। सागर आएगा। पल्ले और सूच्यांगुल के बीच में सागर आएगा। तब चलिए कहाँ आएगा, सूच्यांगुल के पास आएगा, कि सूच्यांगुल पल्ले के बीच में आएगा, कि पल्ले के पास आएगा, कहाँ आएगा? आप पल्ले के पास ही आएगा दीदी, सूच्यांगुल के पास आना चाहिए। पल्ले के पास आएगा। पल्ले के पास आएगा, कैसे आएगा? 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर, याद है ना आप लोगों को? हाँ जी, हाँ। अभी जिसने कहा था कि पल्ले से सागर छोटा होता, वो ध्यान से सुन ले। 10 पर पावर 14 है, क्यों आएगा? पल्ले स्क्वायर के, पल्ले और पल्ले स्क्वायर के पहले ही आ जाएगा, पल्ले स्क्वायर के पहले। कैसे आएगा? पल्ले को पल्ले से गुना कर रहे हैं, वहां वर्ग हो रहा है, और जो सागर है वो कब हो जाता है? पल्ले को संख्यात से गुना करने से हो जाता है। 10 पर पावर 14 तो संख्यात है ना, हम बोल पा रहे हैं आसानी से 10 पर पावर 14, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर, तो 10 पर पावर 14 को कोड़ा कोड़ी कहेंगे, तो 10 पर पावर 14 पल्ले का एक सागर हो जाता है। वहां कोई वर्ग नहीं हुआ, जैसे एक तो फीट, एक वर्ग फीट है ना, लोग सब जमीन वगैरह के करते हैं तो जानते हैं, कपड़ा उपड़ा खरीदते हैं, वर्ग फीट बहुत बड़ा होता है फीट के हिसाब में। तो उसी तरह से पल्ले का जब स्क्वायर, तो पल्ले स्क्वायर हो गया, यानी असंख्यात का स्क्वायर हो गया, ये असंख्यात ही है। अब वहां क्या हो रहा है, संख्यात से गुना कर रहे हैं, पल्ले को 10 पर पावर 14 से गुना कर रहे हैं। 10 कोड़ा कोड़ी को हम जब लिखेंगे ना, 10 पर पावर 14 होता है, ये 10 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। 10 पर पावर 14 यानी 10 पर अगर हम 14 शून्य दे देंगे तो 10 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। तो वहां पर उस संख्यात से गुना हो रहा है, और पल्ले का स्क्वायर में क्या हो रहा है, असंख्यात का असंख्यात से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? पल्ले असंख्यात परसों का एक पल्ले होता है, ये तो पता है सबको। तो जब पल्ले का हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो पल्ले का स्क्वायर असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जबकि वहां पर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले में क्या है, 10 कोड़ा कोड़ी से ही मात्र पल्ले को गुना कर रहे हैं, तब एक सागर हो जा रहा है। तो पल्ले स्क्वायर में भी, पल्ले स्क्वायर में भी जहां पर स्क्वायर आ रहा है वहां नहीं आएगा, पल्ले का जहां स्क्वायर थोड़ा सा घसकेगा वहीं आ जाएगा। पल्ले का एक बार स्क्वायर भी नहीं हो सकता, एक बार स्क्वायर तो होगा ही,
पल्ले के जस्ट बाद आ जाएगा, क्योंकि संख्यात से गुना कर रहे हैं ना, यहाँ तो सारी चीज असंख्यात में चल रही है। तो यानी पल्ले से सूच्यांगुल, यानी इससे ये भावभाषण अपने को भाने की सूच्यांगुल में कितने सागर हो जाएंगे, सूच्यांगुल में कितने सागर हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या देखें कि पल्ले के पास ही सागर आ गया है ना, पल्ले के पास ही आ गया सागर, नीचे आने की असंख्यात सागर हो जाएंगे ना? असंख्यात हो जाएंगे। असंख्याता संख्यात, असंख्यात स्थान को जा रहा है, क्योंकि असंख्यात स्थान स्क्वायर कर करके जा रहा है, स्क्वायर कर करके जा रहा है, स्क्वायर पल्ले का स्क्वायर, फिर जो पल्ले का स्क्वायर करके आया फिर उसका स्क्वायर, फिर जो स्क्वायर है फिर उसका उसी संख्या से स्क्वायर। तो असंख्याता संख्यात कल्पकाल हो जाएंगे। कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी का तो एक कल्पकाल है। तो सूच्यांगुल आने में तो कल्पकाल तो समय की इकाई है, और सूच्यांगुल किसकी इकाई है? क्षेत्र की इकाई। सूच्यांगुल इसको कहते हैं भाई कि ये सूच्यांगुल हुआ, तो क्षेत्र बताया जाता है ना। तो सूच्यांगुल किसकी इकाई है? क्षेत्र की इकाई है। अब यहाँ पर सूच्यांगुल को ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर यहाँ सूच्यांगुल आता है उसको परमाणु अंगुली मानना चाहिए, यानी पौन इंच को आप 500 से गुना कर दीजिए तो करीब 40 फीट का। तो कैसे समझ रहे हैं कि इतना समय हो जाएगा? उतने क्षेत्र में जितने आकाश के प्रदेश हैं, उन आकाशों की प्रदेशों की अगर काउंटिंग की जाए तो जितने समय असंख्यात कल्पकाल में होते हैं उतनी हो जाएगी। सोच के देखिए, आकाश के प्रदेशों की महिमा समझ के देखिए। नहीं समझ में आया दीदी, नहीं समझ में आया? किस प्रश्न कीजिए, क्या नहीं समझ में आया? ये आपने बताया ना अभी सागर आपने का जब बताया था ना कि 1 फीट प्रमाण वैसे करते हैं तो उसमें प्रदेश की संख्या इतनी ज्यादा, मतलब वो ही इतना बड़ा हो जाता है, तो 30 फीट तो कितना ज्यादा बड़ा होगा, ऐसा भी कुछ बताया था ना आपने। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं जिसे पल्ले के तुरंत बाद सागर आता, पल्ले स्क्वायर तो भूल जाइए, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले जहाँ हुआ वहीं पर एक सागर हो गया, और पल्ले का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर स्क्वायर कितनी बार कर रहे हैं? असंख्यात बार कर रहे हैं। पल्ले के बाद तुरंत सागर आ रहा है, तो पल्ले का स्क्वायर हम एक बार नहीं, पल्ले के स्क्वायर में ही असंख्यात कल्पकाल हो गया, पल्ले के स्क्वायर में ही, एक बार के स्क्वायर में ही, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर मात्र है, और यहाँ तो पल्ले जो कि संख्यात है, पल्ले असंख्यात है, असंख्यात को असंख्यात से मल्टीप्लाई के वर्ग किया जा रहा है। तो यहाँ पर पल्ले के पहले स्क्वायर में ही असंख्यात ये हो जाएगा, असंख्यात सागर हो जाएंगे, असंख्यात सागर हो जाएंगे। फिर उसका असंख्यात का स्क्वायर, फिर जितना आया फिर उसका वर्ग, फिर जितना आया फिर उसका वर्ग, मतलब सोच के देखिए ना, और असंख्यात बार करना है, तो सोच के देखिए वो कितनी बड़ी राशि है, जो कि तब जाके सूच्यांगुल आ रहा है। जो हम लोग को क्या लगता था, जब सत्संख्या नियोग द्वार पढ़ रहे थे उसमें आता था बार बार, आप लोग को याद है कि सूच्यांगुल असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के काल के वहां पर काल से तुलना जब की जाती थी, तो इतनी भावभाषणा वहां पर कह दिए, हाँ इतने आकाश के प्रदेश हो गए, वो वहां इतना समझ, चूंकि आचार्य कह रहे हैं थोड़ा समझ रहे, यहाँ आके भावभाषणा हुई है धारा पढ़ के कि कैसे सूच्यांगुल में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल हो जाएगा। यहाँ आके भावभाषणा, वहां पर कैसे हुआ वो भावभाषणा नहीं हो पाई थी। ठीक है, सूच्यांगुल में आकाश के प्रदेश इतने होते हैं, उनकी काउंटिंग करो तो असंख्यात कल्पकाल निकल जाएंगे, यह ठीक है। वो यहाँ पर जब हमने देखा कि कैसे जगह पर असंख्यात आया है, कैसे स्क्वायर 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 वर्ग 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 करते करते पल्ले आया है, पल्ले को वर्ग 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 करते करते सूच्यांगुल आया, तो समझ में आएगा कि सूच्यांगुल सच में कितना बड़ा है। आप लोग म्यूट कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, एक तो मेरा गला एकदम नहीं चल रहा, मैं इतना जोर लगा के बोल रही हूँ ना। नहीं, सूच्यांगुल को आपने एक बार तो बताया कि क्षेत्र के लिए है, इकाई है उसकी, लेकिन उसको फिर आप आकाश के क्षेत्रों से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब एक सूच्यांगुल के अंदर
उतने उतने संख्या जो जो हम लोग बता रहे हैं उतने आकाश के प्रदेश होंगे। आकाश के जो प्रदेश उसको क्षेत्र में तो लेते हैं ना, आकाश इज इक्वल टू क्षेत्र। ये हाँ, जो हाँ। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल मतलब क्षेत्र से काल की तुलना कर रहे हैं। हाँ, तो क्षेत्र के तुलना में तो इतने एक सूच्यांगुल के अंदर इतने आकाश के क्षेत्र प्रदेश हो गए। हाँ, अच्छा, आप सोचने की जरूरत नहीं ना, वही तो कह रहे हैं कि जब सर्व संख्या में उद्गार पढ़े थे तो पढ़ लिए और समझ गए कि हाँ आचार्य ऐसा कह रहे। वहां भाव भाषणा यहाँ लगी हुई है, जब देखा कि जघन परित असंख्यात कैसे निकला है, कितना ये होके, और उसके बाद वर्ग 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 कैसे वर्ग होते हुए एक बार वर्ग नहीं कर रहे, हर जगह असंख्यात स्थान यानी असंख्यात बार वर्ग कर रहे हैं, असंख्यात बार वर्ग को, फिर उसी को वर्ग, फिर उसको वर्ग, फिर उसको वर्ग, मतलब कितनी ज्यादा करें। तो यहाँ सच में भाव भाषा हो पाई कि सचमुच में सूच्यांगुल कितना बड़ा है और इसमें असंख्यात कल्प काल हो सकते हैं। ये वास्तव में पकड़ में यहाँ पर आई ये चीज, जो कि सत्संख्या में उद्गार में पकड़ में नहीं आई थी कि कैसे इतनी बड़ी हो रही है। नहीं, वही हम पूछ रहे हैं कि एक बार तो हम कल्प काल से उसकी तुलना कर रहे हैं, उसको गिन रहे हैं, और एक बार सूच्यांगुल को हम एक उंगली के बराबर मान रहे हैं क्षेत्र को, तो यानी कि ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एक सूच्यांगुल में जितने आकाश के प्रदेश हैं, अगर हम उनको समय में परिवर्तित कर दें तो वो सारे समय मिलकर के असंख्यात कल्प काल हो जाएंगे। ओके, हाँ, अभी समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपने में यही सी तरह से फिर एक हाँ, चीज ये कहा गया था कि सूच्यांगुल के जितने प्रदेश हैं, है ना, हाँ। जितने प्रदेश, उस प्रदेश पर किसी को कह दिया जाए कि भाई तुम एक एक प्रदेश पर चलो, तो एक एक प्रदेश अगर कोई व्यक्ति चलना चालू करेगा तो कितने समय में करेगा, तो असंख्यात कल्प काल में करेगा। हाँ। ओके। अपने जैन आगम की ये बहुत बड़ी सुंदरता है। मैं तो और धर्मों को पढ़ चुकी हूँ, इसलिए ये बात कह पाती हूँ कि कहीं इस तरह का विवेचन नहीं है कि क्षेत्र से काल का, काल से द्रव्य का, द्रव्य का भाव से तुलनात्मक विश्लेषण हो और हमारे समझ में आ जाए। विश्लेषण तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन तो ये मतलब यहाँ आकर के इतनी बढ़िया से भाव भाषणा हुई है कि सच में सूच्यांगुल वहां पर अपने सत्संख्या योगदान में बार बार आता था सूच्यांगुल के बाद, जो कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के बराबर है, ऐसे आता था वहां पर, जो कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के बराबर है। ठीक भाई है तो है, इतने आकाश के प्रदेश होते हैं तो उतनी होती है, लेकिन वहाँ सच में समझ में आ गया कि हाँ इतने प्रदेश होते हैं, क्योंकि बहुत कितना कहाँ जाके सूच्यांगुल आया है। नहीं तो इसके बाद इससे यही सारांश निकलता है कि पंच परावर्तन जब जीव करता है तो मतलब उसका कोई छोर ही नहीं है, कितना समय लगेगा उसको करने में। अब ये सोचिए, एक सूच्यांगुल के हमको हर प्रदेश पर पंच परावर्तन से हमने जाना कि हर क्षेत्र पर जीव जन्म लेता, हर आकाश के प्रदेश पर जन्म लेता और हर आकाश के प्रदेश पर मरण भी करना रहता है। जब हाँ। सारे आकाश के प्रदेशों पर जन्म मरण कर लेता तो एक क्षेत्र परावर्तन होता है। अब आप बताओ, एक सूच्यांगुल में असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत रही है, तो पूरे आकाश के प्रदेशों पर जन्म लेना और मरना, और वो भी क्रम पूर्वक, ये कितना कठिन होगा और कितना समय लगेगा। उसके बाद भी आचार्य कहते हमने अनंतों बार कर लिए। ये और आचार्य यही मेरे पूछने का मतलब था बस, कि ये तो मतलब कुछ अकल्पनीय वाली बात हो गई है। आप पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, नहीं तो अकल्पनीय है। क्योंकि वो जो अपने है ना, युगल किशोर जी की न है शायद देशा से भव जीवन क्या है, भव जी भर घूम चुका, वन में जी भर घूम चुका, कन कन को जी भर देखा है। जी भर भर देखा। के देखा। ये क्यों आई ये पंक्ति, क्यों लिखा उन्होंने? अगर हम ये पंच परावर्तन नहीं पढ़े थे तब तक नहीं समझ पाए थे इस पंक्ति को, कन कन जी भर के देखा। इसीलिए लिखा। पर ललिता जी, इस पंक्ति को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाइए ना, मतलब कैसे पूरा पंच परावर्तन इसमें आ जाता है। कन कन को जी भर देखा, ये पकड़ में नहीं आता था कि क्या लिखते हैं कन कन को, क्या लिखते हैं, बुद्धि ज्ञान से देखते हैं क्या, कैसे देखते हैं, नहीं मुझे भी नहीं पकड़ में आता था। तो पंच परावर्तन पढ़े तो समझ में आया कि अरे हर कण पर हम जन्म लिए हैं, यानी उस कण को हम देखे हैं, आकाश के हर प्रदेश को हमने देखा है, हर प्रदेश पर हमने जन्म किया, हर प्रदेश पर हमने मरण किया है। तो आगे चले। दीदी सारे आकाश के प्रदेश भी तो असंख्यात ही हैं,
और सूच्यांगल की भी प्रदेश असंख्यात है, तो मतलब सूच्यांगल तो बहुत छोटा होगा आकाश के बहुत प्रदेश छोटा में है, ऐसा। तो आकाश को सोचिए। तो ये चीज भी हम अभी बताना, आप याद दिला दी तो बता रहे। अब जैसे कोई सोचे भाई वो भी तो असंख्यात है, अब जैसे एक की संख्या भी संख्यात है और हम लोग उत्कृष्ट संख्यात निकाले हैं ना, कितना मुश्किल से आया है। जघन परित संख्यात में 1 माइनस करें, ये सारी संख्यात हुई ना। अब कोई चीज 2 के अंक में है तो कोई चीज उत्कृष्ट से थोड़ा 2 कम है, अब दोनों में कितना बड़ा गैप हो जाएगा ना। तो उसी तरह असंख्यात के असंख्यात भेद हैं, सब असंख्यात असंख्यात चल रहा है, लेकिन आपस में बहुत गैप है, दोनों में बहुत बड़ा बड़ा होते जा रहा है। जगत श्रेणी का क्यूब, इसको हम लोग समझे थे। जगत श्रेणी चूंकि द्विरूप वर्ग धारा में नहीं आती है, जगत श्रेणी का क्यूब आता है। जैसे और केवल ज्ञान आकाश के हर एक प्रदेश को जानता है। हाँ, केवल ज्ञान आकाश के हर एक प्रदेश को जानता है। हाँ, तो आकाश को ये तो यहाँ तो जो बात चल रही है अपनी भी, मतलब जगत श्रेणी लोकाकाश की बात चल रही है, और केवल ज्ञान तो लोकाकाश को भी जानता है। हाँ, वही तो, कितना महान हो गया है। ये यहाँ पर जगत श्रेणी का क्यूब आ रहा द्विरूप वर्ग धारा में, तो इसको हम लोगों ने समझा था। जैसे मान लीजिए 64 है, तो 64 अपनी द्विरूप, यद्यपि वर्ग करके भी ये संख्या आ रही है 8 64, लेकिन वो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है, है ना। जगत श्रेणी द्विरूप वर्ग धारा में, जैसे मान लीजिए 64 होकर जगत श्रेणी तो द्विरूप वर्ग धारा में नहीं है, लेकिन इसका अगर हम वर्गमूल निकाल दें, 4 चौक 16 चौका 64, 4 आया, तो 4 इसका द्विरूप वर्ग धारा में आ रहा है। तो ऐसे समझे कि जगत श्रेणी तो नहीं आ रही, यद्यपि ये क्या नाम है स्क्वायर वाली और ये संख्या है, होते हुए भी ये नहीं आ रही है, इसका घन रूट आ रहा है, इसमें घनफल निकाल करके, और फिर वो संख्या यहाँ पर आ रही है जगत श्रेणी में। और किनको सुनाना था सुनाएंगे क्या, कि इसको पढ़े आगे चलते हैं। जगत श्रेणी के बाद फिर कहते हैं क्या, अब सोच सकते हैं सूच्यांगुल में प्रतरांगुल, सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल, प्रतरांगुल हो गया। इसमें घनांगुल नहीं आएगा, घनांगुल किस में आएगा, जब हम घन धारा पढ़ेंगे तब। घन धारा वहां पर घनांगुल आएगा, यहाँ प्रतरांगुल के बाद जगत श्रेणी आ जाती। अब सोच के देखिए, जिस सूच्यांगुल में इतने असंख्यात कल्पकाल निकल रहे हैं, तो प्रतरांगुल में क्या निकलेगा, क्योंकि प्रतरांगुल तो उसका स्क्वायर है। और फिर उसको वहां से जगत श्रेणी, जिस जो 7 राज्यों की जगत श्रेणी होती है, उसका भी घन रूट निकालने पर वो आ रहा है। तो यहाँ पर ये सोचे कि प्रतरांगुल से जगत श्रेणी का जो घन रूट है वो कितना बड़ा है, क्योंकि असंख्यात स्थान प्रतरांगुल को असंख्यात बार वर्ग कर रहे हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 100 बार 200 बार 500 बार 600 बार 1000 2000 उत्कृष्ट संख्यात बार, जघन्य असंख्यात बार, जघन्य युक्त असंख्यात बार, कुछ नहीं, जघन्य मध्यम असंख्यात बार वर्ग करके करे हैं। तो जगत श्रेणी की घन रूट आ रहा है, जगत श्रेणी नहीं आ रही है। वो कितनी बड़ी होगी, जो हम लोग कहते रहते हैं कि 7 राज्यों की है, ऐसे 7 राज्यों हम लोग ऐसे बोलते जैसे 2 एप्पल बोल रहे हैं। ये सारा इतनी भाव भाषणा 14 धारा लौकिक गणित पढ़े तब समझ में आया है कि क्या तो असंख्यात है, क्या अनंत है। नहीं तो अनंत तो इतना इजी से बोलते थे कि बस हम ही गिन लेंगे जैसे। तो ये भाव भाषणा हम लोग समझ पा रहे हैं कि कितनी मुश्किल से ये संख्याएं कितना होने पर एक संख्या आ रही है। फिर तो 7 राज्यों को एक जगत श्रेणी बोलते हैं। हाँ, 7 राज्यों की जगत श्रेणी होती है। तो 14 राज्यों का मतलब 2 जगत श्रेणी हो गई। हाँ, 14 राज्य लोक कहलाता है, जगत लोक कहलाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं कि असंख्यात स्थान जाने पर जघन्य परित अनंत के वर्ग शलाका आएगी, फिर छेद आएंगे, फिर जघन परित अनंत का वर्गमूल आएगा, फिर जघन्य परित अनंत आएगा। जघन्य परित अनंत कैसे आता है, खाली संक्षेप में बताएं।
मतलब आपको कोई वो नहीं, सारी जगत श्रेणी को लंबाई की यूनिट बोलेंगे इसका मतलब? हाँ, लंबाई, योजन, केवल लंबाई। योजन में? योजन में नहीं, जगत श्रेणी राजू में होती है, और एक राजू में नहीं, राजू 7 राजू में अगर 7 राजू का एक जगत श्रेणी हुआ तो इसका मतलब एक जगत श्रेणी में कितने योजन हो गए, वो वाली बात हुई ना? हाँ, योजन बहुत होते हैं। हाँ हाँ, नेचुरली, यस। वहां पर एक राजू का जो, ये तो 7 राजू की बात है, अपना जो मध्य लोक है वो 1 राजू का है। उस 1 राजू में जो द्वीप समुद्र है, हमने देखा अभी जघन्य परितः संख्यात निकालते हुए कि किस तरह से डबल 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 होके, और जहाँ जघन्य परितः संख्यात आए वहां पर द्वीप समुद्र समाप्त नहीं हुए हैं। द्वीप समुद्र उसके बहुत, क्योंकि वो जघन्य परितः संख्यात है, द्वीप समुद्र मध्यम असंख्याता संख्यात है, तो अभी तो बहुत बाकी है। तो उसी से समझे कि एक राजू कितना बड़ा है, जबकि राजू से द्वीप दुगना, द्वीप से फिर सागर दुगना, फिर सागर से द्वीप दुगना, सब दुगने दुगने व्यास वाले हैं, और तब भी वहां जाके खत्म नहीं हुआ। तो इसी से भाववासना हम लोगों को हो पाती कि राजू कितना, एक राजू, मात्र एक राजू, वो भी कितना बड़ा है। ठीक बात है। असंख्यात योजन। जघन परित अनंत कैसे आता है, क्या करने से? उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात को -1 करने से जघन्य परित अनंत। क्या बोल गए? असंख्यात असंख्यात -1। नहीं, जघन्य परित अनंत बोल रहे हैं ना? हाँ, जघन्य परित अनंत कैसे निकालते हैं? अलौकिक गणित में कैसे निकाला था? जगत श्रेणी के असंख्यात भाग जाने पर, जगत श्रेणी के असंख्यात भाग स्थान जाने पे जगन्य परित अनंत की वर्गशलाका आएगी। नहीं, वो नहीं पूछना चाह रहे हैं। अलौकिक गणित में जघन्य परित अनंत कैसे निकाले थे? शलाका से। ये सचमुच में ये सविता खूब सुनी है, खूब सुनी है, पता चल गया। शलाका त्रय निष्ठापन से निकली है। ये सच में सुनी है। कहती आपने कहा था कि मेरा समय मेरे को देना। खूब सुनी है भैया, खूब अच्छा उत्तर दे रही है, अच्छा लगता है। तो जघन्य परित अनंत शलाका त्रय निष्ठापन से निकलता है, और वो कितना कठिन हमने समझा था शलाका त्रय निष्ठापन। अब क्योंकि अनंत आ गया, ये सच्चे अनंत है कि अच्छे अनंत है? सक्षय अनंत रहेगा। सक्षय अनंत दीदी, अनंत का पहला अनंत है, पहली सीढ़ी है ये, तो अभी और आगे तक सक्षय है ना। अक्षय अनंत को जब तो कहाँ पर आया था? 6 राशि जोड़े थे, 4 राशि जोड़े थे शलाका त्रय निष्ठापन में, इस तरह की राशियां जोड़े थे। अभिभाग अभिभाग प्रतिच्छेद धर्म धर्म आदि का, तब जाके आया था अक्षय अनंत। अभी तो सक्षय अनंत है। यहाँ से फिर असंख्यात स्थान जाने पर जघन युक्ता संख्या, ये कैसे आता है? जघन युक्ता संख्या युक्त, सॉरी, जघन युक्तानंत कैसे आएगा? जघन्य, ये तो अपने को नहीं, थोड़ा सा ऐसे याद रखना। जघन युक्ता जहाँ विरलन देश से आएगा ना, विरलन देश। हाँ, युक्त जहाँ लिखा हो वो विरलन देश से आता है। हाँ, विरलन देश पावर, जैसे वहां पर क्या था? जघन परितः संख्यात पर पावर जघन परितः संख्यात, यहाँ पर जघन परित अनंत पर पावर जघन परित अनंत, तो उससे हमको जघन युक्तानंत आएगा। जघन युक्तानंत किसकी संख्या है? जघन युक्तानंत किसकी संख्या है? अभव्य जीवों की संख्या। अभव्य जीव राशि जघन्य युक्तानंत है। फिर इसके बाद जघन्य अनंतानंत, ये भी एक स्थान जाने पर जघन अनंतानंत, ये कैसे आएगा? जघन युक्तानंत गुना जघन युक्तानंत, जघन अनंतानंत आ जाएगा। यहाँ पर भी राशि अभी सक्षय अनंत है। अब इसके बाद जो राशि आएगी जघन अनंतानंत और जीव राशि के बगल में जीव राशि आगे, इसके बीच में कहीं पर अक्षय अनंत आएगा, क्योंकि जीव राशि कैसे समझे हम?
कि भाई अब आ जाएगा अक्षय अनंत, तो ऐसे समझे क्योंकि जीव राशि अक्षय अनंत है, तो आगे जो जीव राशि आ रही वो अक्षय अनंत आ रही है। तो जघन्य अनंत अनंत के बाद में कहीं पर भी ऐसा कोई पर्टिकुलर शास्त्र में आया नहीं है कि भाई यहाँ पर अक्षय अनंत आ रहा है। ये हम अपने जितना पढ़े हैं उसके आधार पर जान पाते हैं भाई जीव राशि कैसी है, अक्षय अनंत है, और जघन्य अनंत अनंत के बाद वही राशि आ रही है, तो इसका मतलब कहीं भी हो सकता है इसके पहले स्क्वायर में आ जाए, पहले वर्ग करने में आ जाए, लेकिन जघन्य अनंत अनंत के बाद ही आएगी अक्षय राशि, अक्षय अनंत। अब जघन्य अनंत अनंत का पहले तो ये देखिए श्लाकात्रय निष्ठापन कैसे होता है, कितना मतलब किस तरह से होता है, थोड़ी भी भाव भाषमा होती है यहाँ समझ में आ पाएगा कि कितनी बड़ी ये राशि हो गई है। अब वो राशि भी क्या कह रहे हैं कि अनंत अनंत स्थान, अब अनंत स्थान चालू हो गए, असंख्यात थे असंख्यात से अब अनंत चालू हो गए। अनंत अनंत स्थान जाने पर जीव राशि की वर्गशला का अर्धछेद वर्गमूल फिर एक ये जाने से तो जीव राशि जघन्य अनंत अनंत हुई नहीं, जघन्य अनंत अनंत नहीं, अक्षय अनंत अनंत हुई। अक्षय अनंत जीव राशि, यानी कि जघन्य अनंत अनंत के बाद जाने के बाद अनंत अनंत जाने पर क्रम से जीव राशि की जघन्य ये अब अनंत अनंत इसलिए अनंत अनंत जाएंगे क्योंकि जघन्य अनंत अनंत अपने को मिल गया, इसलिए अब अनंत अनंत इसका मतलब जाएंगे ना, है ना। तो जघन्य अनंत अनंत के बाद में क्या होगा, अनंत अनंत स्थान जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये स्थान हम कैसे जा रहे हैं, तीनों वर्गशला का अर्धछेद और सबसे तीनों की तरह से जाएंगे ना। नहीं, कैसे जा रहे हैं, जोड़ जोड़ के जा रहे हैं कि घटा घटा के जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर वर्ग 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 वर्ग, हाँ वर्ग वर्ग करके वर्ग वर्ग करके जा रहे हैं। तो हाँ वर्ग वर्ग करके सोचने की बात है। और अनंत अनंत स्थान यानी अनंत अनंत बार वर्ग वर्ग करो, एक बार तो वर्गशला का आएगी, फिर वर्गशला का जहाँ पर आई वहां से फिर वर्ग 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 करो तो छेद आएंगे, फिर वर्ग वर्ग करो तो वर्गमूल आएगा, वर्ग वर्ग करो तो जीव राशि आएगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न मेरा ये है, पल्ले से सूच्यांगुल चाहे कहीं भी कहीं पर की चीज ले लीजिए, पल्ले से जो सूच्यांगुल आ रहा है तो इसके बीच में जो राशि आ रही है वो द्विरूप वर्गधारा में है कि नहीं? नहीं, वर्ग रूप है लेकिन द्विरूप वर्गधारा में नहीं आ रही है। द्विरूप वर्गधारा की परिभाषा क्या है? द्विरूप वर्गधारा की परिभाषा क्या है? वर्ग वर्ग करके आ रही तो होनी तो चाहिए, दो से गुना कर, सारी संख्याएं इसमें आ रही है। आप यहाँ से जयपुर जा रहे हो, आपको बीच में जो जो स्टेशन चाहिए आप उन्हीं को देखोगे। स्टेशन तो बहुत आएगी, छोटी छोटी गाड़ी नहीं रुकती है, चली जाती है चली जाती चली जाती। तो इसका मतलब क्या वो स्टेशन नहीं है क्या? वो स्टेशन तो आए लेकिन आपको बड़े बड़े स्टेशन पर आपकी गाड़ी रुकी है तो वो क्या नाम है, सो आपका मील का पत्थर बना समझिए। तो उसी तरह से ये तो वर्ग करते हुए आ रही ना, तो जो भी संख्या आ रही सब द्विरूप वर्गधारा की है। बिल्कुल टोटल संख्या जो असंख्यात स्थान जा रहे हैं, अनंत स्थान जा रहे हैं, वे सारी संख्या द्विरूप वर्गधारा में है। पर हमको प्रयोजन जिस संख्या से है, जहां पर हमको पल्ले आना है वहां पर हमने पल्ले लिया, जहां पर सूच्यांगुल आना है वहां पर हमने अब पल्ले और सूच्यांगुल के बीच में अब हमारी कोई चीज नहीं आ रही है जिसको हम नाम दे सकें कि ये नाम है। पल्ले के बाद जो द्विरूप वर्गधारा करते हुए जब बढ़े तो एक संख्या ऐसी आई जो सूच्यांगुल थी। इसके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं क्योंकि वर्ग वर्ग करके आ रही है ना, द्विरूप वर्गधारा का यही नियम है कि वर्ग वर्ग करके आता है। 4 का वर्ग किया, 16 का वर्ग किया, 256 का वर्ग किया, तो वर्ग करके जो संख्या थी वही द्विरूप वर्गधारा में। तो जितनी बार भी वर्ग हो रहा है वो सारी की सारी संख्या द्विरूप वर्गधारा में आएगी। ये तो सारी संख्याओं का वर्ग होते होते आ रहा है, तो सभी चीज द्विरूप वर्गधारा में आ गई ना। सारी आ रही पर हमको जिससे प्रयोजन है वही यहाँ पर सूच्यांगुल आ रहा है, यहाँ पर पल्ले की वर्गशला का आ रही है, वो नाम दे दिया गया। उसके बीच की सारी संख्या द्विरूप वर्गधारा में है। इसका मतलब जगत श्रेणी का घनमूल भी वर्ग उसमें ही आएगा, वर्गधारा में आएगा। हाँ ठीक है। ये ललिता जी इसमें अभी आप वो बताया था आपने कि एक जगत श्रेणी बराबर 7 मतलब वो क्या
सात राजू। हाँ, 7 राजू हाँ, तो फिर 7 राजू का क्यूब कैसे निकले, मतलब वो निकलेगा रूट, मतलब वो तिलोई पन्नती जब पढ़ाएंगे ना तब सिखाएंगे। अच्छा वो ज्योमेट्री का विषय है, वो नहीं, मैथमेटिक्स इसमें मतलब रूट क्यूब आया ना, तो मैंने कहा रूट 7 का रूट क्यूब। वो ज्योमेट्री है, वो अलग सब्जेक्ट है, वो मैथमेटिक्स भी नहीं है, उसमें भी एक और जो पार्ट होता है ज्योमेट्री का वो है। कभी कभी पढ़ाए तिलोई पन्नती तो आपको, या फिर ऐसे भी बता देंगे। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोक का ये घनमूल निकालना बहुत मजेदार है। थोड़ा सा भी जिसको मैथ आता होगा ना वो तो तुरंत समझ जाएंगे, बहुत ही मजेदार है। ऐसा लोक है, नीचे 7 राजू, फिर 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू। ऐसे लोक का घनफल निकालना, आप सोचिए कि जो तिलोई पन्नतीकार है कितना दिमाग रहा होगा आचार्यों को, सोच के देखिए। और उसमें 3 तरह से घनफल निकालने की विधि बताई गई है। तो क्योंकि मेरा तो मैथ सब्जेक्ट है इसलिए मुझे बहुत ही आनंद आया था। नहीं मतलब इसलिए मुझे ऐसा लगा कि 7 तो घनमूल में आता ही नहीं है, तो जगत श्रेणी का फिर 7 राजू है तो घनमूल कैसे निकला? तो 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू, ये घनमूल होगा, घनफल होगा। लोक का घनफल 343 घन राजू है। हाँ, वो 343 घन राजू। 7 ही राजू चौड़ा है, 7 ही राजू नीचा बना दिया जाएगा, 7 ही राजू गहरा बना दिया जाएगा। और उसका घनफल कैसे बनाया जाएगा वो एक ज्योमेट्री का प्रश्न है, तो कभी समझाएंगे, अभी तो सब्जेक्ट से बाहर की चीज है वो। जीव राशि आएगी। जीव राशि टोटल कितनी होती है, क्या है जीव राशि? 16। अच्छा, 16 भाग प्रमाण। हाँ, प्रमाण नहीं बोलना है, बस 16 बोला ना आपने, 16 ही बोलना है। अच्छा, 16। बस जैसे मान लीजिए हम लोग ये क्या कहते हैं कि भाई 12 अंगुल का एक बित्ता होता है ना, कहते हैं ना 12 अंगुल का। अब 12 अंगुल का एक बित्ता क्यों कहे, 12 अंगुल को एक और कुछ कह देते तो एक उसका एक चिन्ह बनाया गया कि एक बित्ता। तो वैसे ही एक ये मतलब बनाया गया कि जितनी भी जीव राशि है वो 16 है। 16 है। फिर उस जीव राशि के बाद में अनंत 16 बोलते हैं। हाँ 16 बोलते हैं, 16 बोलते हैं क्या जीव राशि को? हाँ, टोटल जीव राशि 16 है। 16 मतलब 16 नंबर। 16 हाँ 16 नंबर। उसमें से 3 राशि 3 सिद्ध हैं और 13 संसारी जीव राशि हैं। उसमें से 11 निगोध है और 2 त्रस राशि है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। खुला हुआ है लोगों का, इसलिए मेरे तो अपनी जगह में बहुत जोर से बोल रही हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, तो नहीं आती होगी, सबका खुला हुआ है। आवाज टूट रही है। अपने को बंद करें सब कोई प्लीज। 16 राशि जहाँ बताई गई है, 16 राशि में 3 राशि सिद्धों की है, 13 राशि सभी संसारी जीवों की है, उसमें से 11 राशि निगोदिया की है और 2 राशि त्रस जीव की है, ऐसा बताया जाता है। दीदी आखिर ये 16 है क्या? तो मतलब 16 क्या चीज को 16 कैसे लिए, मतलब वो 16 ही क्यों ये लिए? बताइए ना कि 12 अंगुल का एक बित्ता, 12 अंगुल क्या है? तो अंगुल तो है ना उसमें दीदी, अंगुल का अंगुल दीदी, जान तो नहीं है ना खाली। 12 ये अंगुल परज्यूम किया हुआ है ना, परज्यूम किया हुआ है कि यदि 16 जीव राशि है तो 3 सिद्ध राशि होगी। परजुम नहीं है, नहीं परजुम नहीं है, ये 16 राशि है। जैसे 12 इंची 12 इंची का 1 फुट होता है, तो 12 इंची है ना, साथ में इंची तो है ना, तो इसमें 16 के आगे कुछ। आप इसलिए इंच को जान रहे हो, क्योंकि आप जान रहे हो इंच को, इसलिए आप कह रहे हो इंच है। आप इंच को जान रहे हो इसलिए कह रहे हो कि इंच है। 16 राशि है, आप 16 राशि उस राशि वाले शब्द को नहीं जान रहे हो, इसलिए आपको लगता है 16 क्या है, वो चीज है। ऐसे ही आया कि 16 टोटल जीव राशि। तो आचार्य और केवली भगवान को जानते थे, उन्होंने सिर्फ 16 क्यों लिखा, कोई भी नाम दे देते उसको। चलेंगे नेमिचंद आचार्य के पास अपने लोग से मिल करके। कुछ तो नाम होता है, 16 अजीब सा लगता है, 16 जीव राशि। कुछ सुनने से भी बहुत कम लग जाता है ना, जो कि अक्षय अनंत है, लेकिन ऐसे सुनने से लग रहा है सिर्फ 16 ही जीव राशि है, मतलब इससे अक्षय अनंत समझिए ना भाई। सिद्ध राशि 3 है, निगोद राशि 13 है। सिद्ध राशि अनादिकाल से सिद्ध हो रहे, फिर भी 3 है, इसी से तो
इसी से तो पकड़ में आ रही है ना कि भाई जब सीधे राशि 3 कही नहीं गई तो 3 होने के बाद भी अनंत है। अनंत है, तो 13 तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अनंत अनंत ही नहीं, अनंत अनंत। हाँ वही तो बोलते सिद्ध। तेरा होता है ना संसारी की तो। जीव राशि के बाद में फिर बोलते हैं अनंत अनंत स्थान जाने 16 का पर ब्रेकअप आप बता रही थी, 16 का ब्रेकअप क्या है? 16 टोटल जीव राशि है, उसमें से 3 हाँ। सिद्ध राशि है और 13 हाँ। संसारी जीव हैं। उस संसारी जीव में 11 तो निगोद राशि है और 2 त्रस राशि है। अच्छा, 2 11 इंद्री, 3 निगोद, इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी सब। 11 निगोद और 4 दो संसार राशि, 3 सिद्ध राशि। 13 संसार राशि, 13 में 11 निगोद बताया आपने और 2 त्रस। त्रस सारे त्रस, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 बहुत ही कम है दीदी, 2 ही है। तो इसी से सोचिए ना, त्रस पर्याय भी मिल बहुत गई। ही त्रस पर्याय, हाँ। एक मिनट मंजू जी, त्रस पर्याय भी मिल गई, मनुष्य पर्याय भी मिल गई, हाथ पैर आंख नाक सब सही सलामत मिल गया, है ना। जैन धर्म में भी आ गए, आचार्य की संगत भी मिल गई, फिर भी कहाँ बढ़ पा रहे हैं। सोचिए, तब सारी कठिनाई तो पार कर लिए हम लोग, सारी कठिनाई पार कर लिए। मतलब अपन लोग बहुत टॉप पे है एकदम। लेकिन अब वो टॉप वाली सीढ़ी है ना, नीचे की सीढ़ी 6-6 इंच की थी, टॉप वाली सीढ़ी 2 मीटर की है, अब 2 मीटर चढ़ हाँ, अब 2 ही, अब बहुत पास में है पर बस। इसका फायदा उठाएं तब ना, नहीं तो वापस चले जाएंगे घूमते घूमते वापस अपनी जगह निगोद में चले जाएंगे। परमानेंट स्थान तो वही है ना, या तो सिद्ध शिला है परमानेंट, या निगोद राशि, निगोद कलकल भूमि है, बस यही है। दीदी देव, कोई भी देव निगोद में नहीं जाते हैं ना, वो वनस्पति बनते हैं, लेकिन यहाँ से 11वें गुण स्थान में गया हुआ भी जीव निगोद जा सकता है ऐसा? देव निगोद में नहीं जाते। एक इंद्री में भी जो जितने भी एक खूब अच्छे अच्छे फ्लावर वगैरह हैं, बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं, ये देव बनते आकर के सारे। तो इनको निगोदिया नहीं बोलेंगे ना, एक इंद्रिय बोलेंगे इनको? निगोदिया नहीं, अरे बाप, इनमें वो निगोदिया जीव ही नहीं पाए जाते हैं, निगोदिया छोड़ तो। निगोदिया रहित है, बादर का, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, ये सभी इनमें बादर जीव, निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। जितने सुंदर सुंदर फूल है, रत्न है, अच्छे अच्छे जितनी भी एक इंद्रिय की जितनी अच्छी अच्छी चीजें, सब अग्नि का एक, वायु का एक तो बनते नहीं है, पृथ्वी का एक बनते हैं और वनस्पति का एक बनते हैं। तो जितने भी अच्छे अच्छे फूल, ऐसे थोड़ी कि हर कोई आके घास बन जाते हैं। जो क्या रुकन बिकाया भागवत देख एक इंद्री भया, वहां पर कहते हैं ना रुकन बिकाया, तो फूल वगैरह के लिए आता है। तो नहीं तो वहां तो संयम भी नहीं है, वहां पर मतलब उसके बाद भी उनको एकेंद्रिय बन रहे हैं, मतलब निगोद में नहीं जा रहे हैं। यहाँ संयम जीव है जो निगोद में नारकी भी नहीं जाते ना, नारकी भी निगोद में नहीं जाते, नारकी तो एक इंद्री में भी नहीं जाते। अच्छा, वो सीधा त्रस ही बनते हैं, ये भी तो सिद्धांत है। त्रस में भी पंचेंद्रिय संगी असंगी बनेंगे, बाकी 4 इंद्रिय और वायु में नहीं जाते। जल का एक तो बन सकते हैं ना, देव अग्नि कायिक और वायु कायिक नहीं बनते। देव मर के तो जल कायिक में क्या बनेंगे फिर? पृथ्वी में तो समझ लिया अच्छा रत्न बन गए, फूल बन गए, वनस्पति काय में, जल में अच्छा क्या होगा? जल कायिक के जीव हम लोगों को पकड़ में नहीं आते हैं ना, तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। जल कायिक वो त्रस जीव को तो कहा नहीं जाएगा, जल ही जिसका शरीर है वो जीव, तो वो हमारे पकड़ में नहीं आता ना, तो उसको हम लोग नहीं बता पाते हैं। और पृथ्वी का एक पकड़ में आ जाता है कि रत्न के द्वारा, पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी नहीं जो हम लोग चलते हैं, इसमें जो रत्न वगैरह होते हैं। और वनस्पति पकड़ में आ जाती है, फ्लावर वगैरह, तो ये 2 का उदाहरण आ जाता है। बाकी जल में तो हम जल का एक जीव को हम पकड़ नहीं पाते हैं, हमारे में पकड़ने की शक्ति नहीं, उसको देखने की मतलब जानने की शक्ति नहीं है। दीदी नरक में तो इतने मतलब पाप कर्म ऐसे करते हैं, इतना लड़ाई झगड़ा, फिर वो लोग पंचेंद्रिय सीधा कैसे बन जाते हैं? पंचेंद्रिय कैसे बन जाते हैं? एक चीज परखने के लिए कहते हैं, अपने अपने को हम लोग परखेंगे। नाराज जी भी कहते थे, और ये बात मतलब चिंतन में भी आई, जो स्वर्ग से आता है और जो नरक से आता है, विग्रह गति में दोनों होते हैं ना।
नरक देव विग्रह गति में मस्ती से आता है, चाहे वो त्रियंच में क्यों न जा रहा हो। और नारकी इतना जल्दी आता है विग्रह गति की, जो आया है ना अपने लोग को एकांतानुवृद्धि, ये सब तो नारकी बहुत चंचलता से आता है। और यहाँ आकर के भी आप देख पाया जाएगा कि जो नरक से आते, एक सामान्य कह रहे हैं, ऐसा कोई कुटस्थ नियम नहीं है, वो थोड़े ज्यादा जिसको कहें हाइपर एक्टिव होना, क्योंकि वो इतने दुख भोग करके आए रहते हैं, वो हर चीज जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, हर चीज, जितना सुख हो, जितना ये हो, जितना जल्दी जल्दी। और आप देखेंगे देव पर्याय से आया जीव एकदम मस्ती से रहेगा, एकदम मस्ती से रहेगा, उसको किसी चीज की आकुलता नहीं रहेगी। ये ऐसा आया है कि इस तरह का होता है नारकी और देव के पर्याय से आने पर। फिर आलसी को समझेंगे कि वो स्वर्ग से आया है। इतना दुख भोगा रहता है कि वो में आता है तो उसको लगता है जल्दी जल्दी जितना ले लूं, जितना। और देव तो बहुत सुख से आता है तो उसको फर्क पड़ता नहीं है, वो विग्रह गति में भी आराम से चल के आता है, कोई भागम भाग उसको नहीं रहती है। बेनाड़ा जी भी कहा करते थे हमेशा, वो भी बहुत बोला करते थे। नारकी जी ये चीज पढ़ी है, एक जगह कहीं पढ़ी भी है ये चीज। मैंने पढ़ा तो नहीं है, नारकी जी यदि त्रियंच में आता है तो पहले एक बार पहले आप बताए थे ये सेम बात, मतलब मैं पहले जरूर बताया, वो ध्यान रहा होगा। विद्यासागर महाराज जी के प्रवचन में भी आया था ये। अरे जीवकांड में भी आया है अपने। हाँ, जीवकांड में भी आया है। किसमें आया? कहीं आया तो है, कांड में आया है, जीव कांड में। क्या बोले आप? ठीक से बोलिए, समझ, इतना जल्दी नहीं बोलिए ना, थोड़ा सा। ये बोल रहे हैं जीव कांड में भी आया है। जीव कांड में, जीव कांड में जो अपन पढ़ रहे हैं ना गवर्नमेंट से, उसमें आया है तो आ ही जाएगा। हम लोग जीव कांड तो पढ़ ही रहे हैं, अब इसके बाद काय मार्गना आ रही, उसमें बहुत अद्भुत चीज आएगी। हाँ, आ चुका है दीदी, पढ़ा है ये, आ चुका है, बस पढ़ा है एक बार जो अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना अपन ने। मुझे याद नहीं आया। जिनवानी स्तुति करिए। पहले से सोच के आ जाया करिए कि हमको करना है, जिनवानी स्तुति अपना तैयार करके ही आया कीजिए। क्या कोई नहीं कर रहे हैं? हम कर देते हैं। हाँ, करिए, बिल्कुल करिए। पर मैं सागर जी की जो जिनवानी स्तुति है वो करते हैं। करिए। सृजिनवाणी जग कल्याणी, जग जन तन मन मोह हरि, जन मन हारी गण हर हारी, जम जरा मन रोग हरि। तिथिये राणम दिव्य झुणिम जो, पढ़ही सुनई मैये धारई, जानम सुख मणम तम धरिये, सासद मोख पदम पावई, सासद मोख पदम पावई। बोले जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार। अंजना जी को वंदना, नेमीचंद भाई साहब को, पूज्य जनों को प्रणाम ललिता जी। सादर जय जी। ललिता जी को दो करके, अंजना जी को वंदना, सबको जय स्वागत प्रणाम सभी बड़ों से स्वागत प्रणाम। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, सब
अंजना जी को सादर वंदना, सादर वंदना। एंड कर रहे हैं।